नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लास्ट वीडियो है हमारी, जो कि सी लैंग्वेज की हमारी सीरीज चल रही थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे ऐसे ऐसे इवैल्यूएशन ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, गेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे हम लूपिंग के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, स्विच केसेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू के ऊपर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जितने भी डाउट्स है, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा पूरी वीडियो के अंदर, तो ध्यान से सुनिए। यहां पर पूरी वीडियो जरूर वॉच करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। 10 क्वेश्चन की मैं सीरीज यहां पर लेके आया हूं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा लास्ट वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। सो यहां पर जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट से रिलेटेड है। मेन फंक्शन दिया हुआ है, एक इंटीजर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है हमारी 5। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई की वैल्यू 5 दे रखी है, देन 5 हमारे एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रखे हैं आई प्लस प्लस। देखिए ध्यान से कि यहां पर जो आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, एक ही प्रिंटफ फंक्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है जी, 5 इवैल्यूएशन यहां पर हमें करने हैं। ध्यान रखना, प्रिंटफ के अंदर हम हमेशा स्टैक यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। स्टैक में जब एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो एग्जीक्यूट कैसे स्टार्ट होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टोर हो जाएगा, आई प्लस प्लस, देन टॉप जो है यहां पर आ जाएगा आई माइनस माइनस, थर्ड है प्लस प्लस आई, फोर्थ है हमारा माइनस माइनस आई, एंड द फिफ्थ वन इज द आई। तो इस टाइप से यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 हमें आउटपुट एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर चाहिए। जब हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे तो हमेशा टॉप से स्टार्ट होगा। टॉप में वैल्यू क्या है, आई, तो आई जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। आई की वैल्यू क्या गिवन है, 5। तो ध्यान रखना हमारे 5 पोजीशन पे आउटपुट चाहिए इसको। तो हम लास्ट वाले को सबसे पहले इवैल्यूएट कर ले हैं, तो यहां पर वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, यहां वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 5, क्योंकि आई जो है वो लास्ट पोजीशन पे है। उसके बाद क्या है, माइनस माइनस आई। देखिए ये अगर इवैल्यूएट हो गया उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस आई। तो प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि यहां पर सबसे पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, देन प्रिंट करेंगे। तो आई की वैल्यू कितनी थी, 5, उसको डिक्रीमेंट करेंगे 4 हो जाएगा। आई की वैल्यू हमारी 5 थी, तो 5 हट के क्या हो गया अब 4, और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहां पर वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 4। नेक्स्ट है, ये वैल्यूट होने के बाद प्लस प्लस आई। अब प्लस प्लस आई का मतलब है पहले इंक्रीमेंट होगा, तो 4 अगेन क्या हो जाएगा 5, एंड देन प्रिंट। तो थर्ड पोजीशन पे वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट है, ये वैल्यूट होने के बाद आई माइनस माइनस। ध्यान रखना ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब होता है पहले वैल्यू रिटर्न होगी, देन हमारी डिक्रीमेंट होगी। तो यहां पर वैल्यू प्रिंट हुई, 5 जो है वैल्यू पिक करके हमने यहां पर प्रिंट करा, देन डिक्रीमेंट करा। डिक्रीमेंट का मतलब है 5 क्या हो गया है 4। अब ये वैल्यूट होने के बाद लास्ट है हमारा आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस भी हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहां पर वैल्यू प्रिंट होगी, देन इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इससे तो अब कोई मतलब नहीं है, हमें जो सीक्वेंस आएगी वो क्या आएगी, 4 5 5 4 5। स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स ए ऑप्शन लगाएंगे, कुछ बी लगाएंगे, कुछ सी लगाएंगे, मगर करेक्ट आंसर है इसका डी। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो हमारा 42 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 5वीं वीडियो चल रही है। 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पर। जिसने नहीं सुना है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी सुनो, इसको भी सुनो। तो यहां पर देखिए आउटपुट पूछा हुआ है, इंट मेन, एरे दिया हुआ है 3 डायमेंशनल फॉर्म में। तो मैं यहां पर जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको बेसिक क्लियर है, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो यहां पर ट्राई कर रहा हूं बेसिक भी आपको साथ साथ क्लियर करता जाऊं। तो यहां पर 3 डायमेंशनल एरे दिया हुआ है। 3 डायमेंशनल एरे में यहां पर जो साइज दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 3। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहां पर इस एरे के अंदर, कितने स्टोर करेंगे हम, 18 तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो एरे है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है।
तो करेक्टर वाइज इसने डिफाइन किया हुआ है, फर्स्ट है आर, सेकेंड पोजीशन पे आई, थर्ड पोजीशन पे एस, फोर्थ पोजीशन पे एच, इस तरह से करेक्टर दिए हुए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ करेक्टर अगर हम देखें तो 7 है, मगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने डिफाइंड है यहाँ पर 18। तो ध्यान रखना जो अनफिल्ड वैल्यू है, अनफिल्ड एंट्री है, वो अनफिल्ड एंट्री करेक्टर की फॉर्म में हमेशा /0 स्टोर होता है, और इंटीजर की फॉर्म में हमेशा क्या स्टोर होता है 0, जो अनफिल्ड वैल्यू है। क्लियर? करेक्टर अगर डाटा टाइप दे रखी है तो वहां पर /0 स्टोर होगा, अनफिल्ड एंट्री जो भी है, और जहां पर इंटीजर है, इंटीजर अगर यहां पर होता तो यहां पर वैल्यू क्या स्टोर होती 0। क्लियर? तो नेक्स्ट लाइन पे इसने क्या कहा, परसेंटेज एस स्टार ए दैट इज द आउटपुट बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल एरे। जहां पर मल्टी डायमेंशनल एरे में जब हमें प्रिंट कराना है तो वहां पर हम स्टार ए यूज करते हैं। तो स्टार ए मतलब इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट क्या वैल्यू होगी ऋषभ, और बाकी जो वैल्यू है वो /0 होगा। दैट मीन्स यहां पर जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो क्या स्टोर करेगा ऋषभ। क्लियर? सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 43, क्वेश्चन नंबर है 43। यहां पर ऑपरेटर का खेल दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू गिवन है, यहां पूछा हुआ है ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन देखिए, ए इक्वल टू बी माइनस इक्वल टू सी स्टार इक्वल टू 5। ठीक है जी, जब कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया हो तो वहां पर जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है वो काम आती है। तो ऑपरेटर क्या क्या दिया हुआ है, एक तो इक्वल दिया हुआ है मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, एक हमारा ऑपरेटर दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, एक दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन। तो 3 ऑपरेटर में प्रेसिडेंस चेक करेंगे। तो प्रेसिडेंस यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर की ज्यादा होती है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए 3 असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो 3 में से कौन सा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ध्यान रखना जब कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर 2 या 2 से ज्यादा अगर आ जाए तो वहां पर एसोसिएटिविटी मैटर करती है। इसी तरह से कोई भी ऑपरेटर अगर सेम है तो वहां एसोसिएटिविटी मैटर करेगी, प्रेसिडेंस मैटर नहीं करेगी। तो यहां पर इक्वल जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है। तो इक्वल का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर की जो सीक्वेंस है, अगर एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट होती है। याद होगा अगर आपको a इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो हम क्या कहते हैं 5 विल बी असाइन टू a। तो ये कैसे असाइन हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह से हम असाइन करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इस एक्सप्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या इवैल्यूट होगा, राइट वाला पार्ट, राइट वाला इक्वल सबसे पहले इवैल्यूट होगा। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी c। देखिए यहां पर स्टार दिया हुआ है इक्वल टू 5, तो इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसके साथ जुड़ा होता है ये C*5। तो C की वैल्यू कितनी है 20, तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा 20 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 100। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब नेक्स्ट इक्वल हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वल क्या है, B माइनस इक्वल, ध्यान रखना C, क्योंकि B माइनस इक्वल ये वाला सॉल्व होगा। तो यहां पर b माइनस इक्वल c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू b माइनस c। अब देखिए ऑपरेटर को अब चेक करेंगे हम, इक्वल और माइनस में से किसकी प्रेसिडेंस आई है, माइनस की प्रेसिडेंस आई है। ठीक है, इक्वल मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस सिर्फ कोमा ऑपरेटर से हाई होती है और किसी ऑपरेटर से हाई नहीं होती। ये हमारा सबसे लोवेस्ट लेवल पे होता है। सबसे पहले यहाँ सेकंड नंबर पे इक्वल आता है, उसके बाद कोमा होता है। कोमा जो है, कोमा भी एक ऑपरेटर है जो कि लास्ट में लिखा होता है। सबसे लिस्ट प्रेसिडेंस होती है कोमा की। ठीक है, उसके बाद इक्वल, उसके बाद चलता जाएगा। तो ये ऑपरेटर है। तो b माइनस सी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b की वैल्यू है यहाँ पर 110। तो 110 माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर हमने अभी फाइंड आउट की थी 100। तो b की न्यू वैल्यू आ जाएगी 10। अब b की न्यू वैल्यू आ चुकी है 10। अब यहां पर क्या इवैल्यूट होगा, ये वाला इक्वल, तो a इक्वल b की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10 विल बी इनिशियलाइज टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनली a की वैल्यू आ गई 10। क्लियर है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
43 क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी था, बस यहाँ पर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और आपको इवैल्यूएशन पता होना चाहिए कि राइट टू लेफ्ट करेंगे या लेफ्ट टू राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 44 में क्या पूछा हुआ है, इसमें भी आउटपुट पूछी हुई है। इसमें हमें प्रोग्राम दे रखा है, मेन फंक्शन है, 4 वेरिएबल दे रखे हैं ए बी सी डी। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। देखिए यहां पर सी और डी की वैल्यू पूछी हुई है, सी एंड डी की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखो, यहां पर सी जो है यहां इवैल्यूट होगा और डी यहां पर इवैल्यूट होगा। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर सी इक्वल ए कोमा बी, तो यहां पर 2 ऑपरेटर आए हुए हैं, एक इक्वल ऑपरेटर और एक कोमा ऑपरेटर। तो अभी मैंने आपको बताया था इक्वल और कोमा ऑपरेटर में प्रेसिडेंस किसकी हाई होती है, इसकी प्रेसिडेंस हाई होती है, देन इसकी आती है। ठीक है, तो इक्वल की प्रेसिडेंस मतलब असाइनमेंट की प्रेसिडेंस कोमा ऑपरेटर से ज्यादा होती है। तो सबसे पहले इक्वल ऑपरेटर इवैल्यूट होगा, तो सी की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, सी इक्वल टू ए कोमा बी का मतलब है सी इक्वल टू ए। क्यों, क्योंकि कोमा ऑपरेटर तो बाद में इवैल्यूट होगा। ठीक है, पहले इवैल्यूट कौन सा होगा, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सी की वैल्यू क्या इवैल्यूट हो जाएगी, यहां पर सी की वैल्यू जो ए की वैल्यू है वही सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू हमें चाहिए थी, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो सी की वैल्यू तो यहां पर आ गई 3। तो क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन के ऑप्शन को जरूर देखा करो। तो यहां पर सी की वैल्यू 3 है, यहां सी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 5 है। तो हमें 2 ऑप्शन तो इनकरेक्ट मिल गए हैं, सी एंड डी। तो ये हो ही नहीं सकते क्योंकि सी की वैल्यू 3 निकल चुकी है। अब हमारे पास डाउट है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह गए। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन जहां पर भी हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू आ जाए तो उसको हम साइड में करते जाएंगे, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा और करेक्ट आंसर मिलेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है डी। डी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर देखिए डी इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ ए माइनस बी। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, जो हमारा प्रेसिडेंस रूल कहता है, वो क्या कहता है कि डी इक्वल टू पहले ब्रैकेट वाला ही सॉल्व होगा, डजंट मैटर कि उसमें कोमा दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे ए कोमा बी। ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 5। तो 3 कोमा 5 इवैल्यूट होगा। अब यहां पर इवैल्यूट होने का मतलब है ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व हो रही है और कोमा ऑपरेटर यहां पर सोल्व होगा। कोमा ऑपरेटर का बिहेव कैसा होता है, वो हमेशा जो सॉल्यूशन देगा वो कोमा ऑपरेटर के अंदर जो लास्ट ऑपरेंड होता है वो वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि यहां पर 3 कोमा 5, तो लास्ट वैल्यू है हमारी 5। मान लीजिए यहां पर होता 3 कोमा 4 कोमा 5 कोमा 6। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट चलता और जो लास्ट में मिल गया, लास्ट में क्या मिला कोमे में 6, तो 6 वैल्यू को रिटर्न कर देगा। बात समझ में आ रही है, यहां पर 2 वैल्यू है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जो लास्ट ऑपरेंड होगा वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो 5 जो है विद द हेल्प ऑफ कोमा कहां चला जाएगा, हमारा डी के अंदर। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 5। क्लियर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हम क्लियर करते जाएंगे वन बाय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड 45 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। यहां पर आउटपुट हमारी पूछी हुई है, मेन फंक्शन दिया हुआ है c इक्वल टू -2। देखिए स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होंगे, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। जब कभी भी आपको अगर लिखा होता है i माइनस माइनस, इसका मतलब क्या समझते हो आप, इसका मतलब ये समझते हैं i की वैल्यू जो भी है उसमें आपने पोस्ट डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अगर लिखा होता है माइनस माइनस आई, तो इसका मतलब क्या समझते हैं हम, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि हम आई की वैल्यू जो भी है उसको पहले डिक्रीमेंट करो एंड देन रिटर्न कर दो। यही होता है हमारा रियल मीनिंग जो है। सो बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आई की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग ये प्री और पोस्ट अप्लाई करते हैं हम। मगर यहां पर ध्यान से देखना कि यहां पर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, माइनस माइनस के बाद क्या दिया हुआ है 2, कोई वेरिएबल नहीं है। पहली चीज, जब कभी भी कोई भी वेरिएबल नहीं होता तो वी डोंट से कि दैट इज ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या यू कैन से यहां पर पहले आया हुआ है तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो डबल माइनस है वो वेरिएबल के साथ ना आके किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ आया। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में मैंने यहां पर लिखा हुआ है, however you can't give the minus minus because
जो ये ऑपरेटर है कैन बी अप्लाइड, ये जो अप्लाई होगा दैट इज वेरिएबल एज ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल 2 इज ए कांस्टेंट नॉट ए वेरिएबल। यहां पर जो माइनस माइनस 2 है उसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल। क्लियर? तो होगा क्या, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे? इसको एग्जीक्यूट करने का सिंपल सा मेथड है कि ये जो है, जैसे कि आप लिखते हो -2, -2 का मतलब क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर। माइनस जो है वो यूनरी ऑपरेटर की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर माइनस और माइनस 2 बार आए हुए हैं, तो यूनरी माइनस जब कभी भी है तो उस ये ऑपरेटर ट्वाइस टाइम आया हुआ है, तो सेम वी कैन अप्लाई मैथमेटिकल रूल, दैट इज द माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। मैथमेटिकल रूल लगाएंगे हम यहां पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 विल बी असाइंड टू सी, बिकॉज हेयर 2 ऑपरेटर्स आर असाइंड माइनस एंड इक्वल। तो यूनरी जो होता है, यूनरी ऑपरेटर की प्रीसिडेंस सबसे हाई होती है। तो यहां पर 2 ऑपरेटर आए हुए थे, तो असाइनमेंट और यूनरी में से हमने किसको प्रायोरिटी दी? माइनस को। क्लियर? सो माइनस को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। इसको पहले रिजोल्व करेंगे। तो 2 माइनस थे, तो दोनों माइनस को हम अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल लगाएंगे, जो कि एडिशन हो जाएगा हमारा। एडिशन होने के बाद इसका जो रिजल्ट होगा वो कहां असाइन हो जाएगा? सी के अंदर। तो दैट विल बी असाइन टू 2। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। क्लियर? इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं यहां पर। कंटिन्यू वीडियो को सुनते जाओ और नॉलेज को गेन करते जाओ। सो यहां पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जंप स्टेटमेंट इन सी। यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन से हमारे जंप स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज के अंदर। तो देखो पहला ऑप्शन है गो टू। गो टू जब हम यूज करते हैं तो कहीं पर भी अगर गो टू आ जाए और वहां पर आगे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया एल यहां पर, तो एल जहां भी कहीं मिलेगा उसको, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो सीक्वेंस स्टार्ट कर देगा। तो गो टू करता क्या है हमारा? गो टू क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर गो टू के आगे लिखा होता है इंस्ट्रक्शन, वहां पर वो पहुंचा देता है। तो कहने का मतलब है ये यहां से मान लीजिए ये 10 नंबर लाइन है, 11 नंबर, 12 नंबर, ये है 15 नंबर लाइन। तो गो टू जो है 10 से डायरेक्ट कहां आ गया? 15 नंबर पे। तो ये क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। ठीक है? इसी तरह से कंटिन्यू, कंटिन्यू भी किस तरह से वर्क करता है? कंटिन्यू हम लूप के अंदर यूज करते हैं। जैसे फॉर लूप के अंदर हमने कहीं पर कंटिन्यू लिख दिया, तो कंटिन्यू क्या करता है? स्किप कर देता है उस इंस्ट्रक्शन को एंड एग्जीक्यूट करता है, अगेन कंडीशन चेक करता है। तो कंटिन्यू भी क्या कर रहा है? स्किप कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर रहा है। दैट मीन्स ये भी जंप का काम कर रहा है। फिर है ब्रेक। ब्रेक भी हम कहां यूज करते हैं? लूपिंग के अंदर भी यूज करते हैं और स्विच के अंदर भी यूज करते हैं। मान लीजिए मैं स्विच का एग्जांपल ले रहा हूं। स्विच के अंदर कोई कंडीशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल ए पास किया हुआ है। स्विच के अंदर क्या होते हैं? केसेस होते हैं हमारे। केस 1, फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, केस 2, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की। यहां पर कहीं पर ब्रेक लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल। ठीक है? फिर हमने क्लोज कर दिया। तो स्विच में यहां पर हमने 1 पास किया, तो 1 पास करने के बाद ये केस 1 पर जाएगा। केस 1 के बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की और ब्रेक आ गया। ब्रेक आने का मतलब है ये केस 2 को एग्जीक्यूट ना करके डायरेक्ट कहां चला जाएगा? कंट्रोल जो है वो आउट ऑफ द स्विच केस आ जाएगा। तो ये जो वर्क है यहां पर, ब्रेक भी क्या कर रहा है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्किप कर रहा है, मतलब जंप कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं गो टू भी इसका करेक्ट आंसर है, गो टू भी इसका ऑप्शन है, कंटिन्यू भी है और ब्रेक भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। तो इस टाइप से क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी लग रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर आ रहा है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर स्टेटमेंट दी हुई है, अलग अलग स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है कि यहां इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? पिक द बेस्ट स्टेटमेंट। तो कैसे हम पिक करेंगे यहां पर? तो देखते हैं एक बार। जैसे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू के लिए, ब्रेक कैन बी यूज इन फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट हम फॉर लूप में यूज करते हैं, वाइल में एंड डू वाइल लूप बॉडी में यूज करते हैं। ये करेक्ट है, मगर यहां पर पूछा है बेस्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। ठीक है? तो बेस्ट स्टेटमेंट देखते हैं चारों में से कौन सा करेक्ट आ रहा है, बेस्ट आ रहा है। कंटिन्यू कैन बी यूज्ड इन फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ये भी करेक्ट है। ब्रेक एंड कंटिन्यू कैन बी यूज्ड इन फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप बॉडी एंड स्विच बॉडी। देखिए ब्रेक एंड कंटिन्यू
ब्रेक अभी हमने देखा था पिछले एग्जांपल में, स्विच में हमने यूज किया था, मगर कंटिन्यू कभी भी स्विच केस के अंदर अप्लाई नहीं होता है। ब्रेक जो है वो लूप के अंदर भी यूज होता है और स्विच केस के अंदर भी यूज होता है, मगर कंटिन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर यूज करते हैं हम, फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप के अंदर, मगर कंटिन्यू कभी भी स्विच के अंदर नहीं यूज होगा। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, मगर हमें बेस्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, तो डी भी देख लेते हैं हम। ब्रेक एंड कंटिन्यू कैन बी यूज्ड इन फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप बॉडी, बिल्कुल सही जवाब है। बट ब्रेक कैन बी यूज्ड इन स्विच बॉडी। तो यहां पर ये पूछा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेक जो है वो स्विच बॉडी में यूज होता है एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों के अंदर यूज होते हैं। तो बेस्ट मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, मगर ये दोनों के दोनों किसका सबसेट है? डी का सबसेट है। तो हमें बेस्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ए और बी क्यों इनकरेक्ट हुआ? क्योंकि दोनों के दोनों की स्टेटमेंट हमारी इस स्टेटमेंट के अंदर आई हुई है और हमें बेस्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। ठीक है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि कंटिन्यू कभी भी स्विच के अंदर यूज नहीं होता है। क्लियर? सो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 क्वेश्चन एंड 8 क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यहां पर कंफ्यूज करने के लिए इसने एक चीज दी हुई है, वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है हैश इंक्लूड studio.h int i, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, इफ i सेमीकोलन एल्स printf एल्स रिटर्न 0 कर्ली ब्रेसेस क्लोज। देखिए यहां पर जब हम एग्जीक्यूट करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ऑप्शन को भी जरूर देखा करो एग्जाम में, कभी भी क्वेश्चंस को सोल्व करते हो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास करेक्ट आंसर आना चाहिए विद एक्यूरेसी। मतलब यहां पर 90% भी एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए, 100% आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन का नॉलेज है, क्वेश्चन की नॉलेज है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए studio.h हमने यूज किया, int i हमने एक वेरिएबल लिया। अब यहां पर i की वैल्यू देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है अनप्रेडिक्टेबल एंड i इज नॉट इनिशियलाइज। ये हमें लग रहा है ज्यादातर स्टूडेंट इसको क्लिक करेंगे, मगर ये आंसर इनकरेक्ट है। देखते हैं कैसे इनकरेक्ट आ रहा है यहाँ पर। तो i जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, मेन फंक्शन से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। इफ i की वैल्यू, जब कभी भी i वैल्यू यहां से पिक करेगा, मगर i तो डिक्लेयर नहीं हुआ, तो ये क्या चेक करेगा? i जो है वो लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है? अब i जो है यहां पर ग्लोबल वेरिएबल है, आउट ऑफ द मेन फंक्शन है। तो आउट ऑफ द मेन फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल जितने भी होते हैं वो बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती है। आप करो या ना करो, अगर वो ग्लोबल वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है यहां पर i की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहां पर ये चेक करेगा इफ 0। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, इस स्टेटमेंट का मतलब यहां पर देखिए लास्ट में सेमीकोलन लगाया हुआ है, मतलब सेमीकोलन का मतलब है ये इफ बॉडी दी हुई है, इफ 0 आगे सेमीकोलन है या ब्रेसिस है, एक ही बात है। ये जो बॉडी पार्ट है वो सेमीकोलन इसको खत्म कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं इफ 0, तो ये यहां नहीं जाएगा, ये यहां पर जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इफ के अंदर या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स कंडीशन चेक करेगा। तो हमें पता चल गया है कि i जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, दैट्स वाई ये 0 वैल्यू पास करेगा। 0 वैल्यू होते ही इफ चेक करेगा 0 है या नॉन 0 है। 0 है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और नॉन 0 है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर 0 वैल्यू है तो डायरेक्टली जो कर्सर है वो कहां जाएगा? आगे जाएगा ही नहीं, सेमीकोलन पे जाएगा ही नहीं, वो कहां जाएगा? एल्स पार्ट में। तो यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है हमारा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, एरर नहीं आएगा। तो एक ही आंसर बच गया हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी पास, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच केस पे लेके आया हूं, जो कि स्टूडेंट्स जनरली गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हाँ ये जो चीज है वो कैसे हो रही है। देखिए आप यहां पर आउटपुट पूछी हुई है, studio.h मेन फंक्शन से स्टार्ट किया, चेक की वैल्यू डिक्लेयर कर रखी है 20, यहां पर एक एरे यूज किया है जिसमें 3 एलिमेंट पास किए हुए 10, 20, 30। स्विच केस में यहां पर सबसे वैल्यू कितनी जाएगी? चेक की वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर रखी है आपने? 20, तो 20 वैल्यू यहां पर जाएगी सबसे पहले। फिर केसेस बनाए हुए केस 1, केस 2, केस 3 ना होके ये है एरे।
केस एरे 1, केस एरे 2। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, एरे की जो वैल्यू है वो एरे ऑफ 0 से यहां से स्टार्ट होगी, ये ए ऑफ 0 हो जाएगा, ए डबल आर 0, ए डबल आर 1, ए डबल आर 2। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो एरे ऑफ 0 में वैल्यू प्रिंट कर रहा है ABC, 1 में DEF, C में मतलब एरे ऑफ 2 में ABC DEF। तो स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, यहां पर एरे ऑफ 1 है, इसकी वैल्यू 20 है, तो ये 20 होगा, यहां से ये मैच करा, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। स्टूडेंट जनरली ये गलती करेंगे, मगर मैं आपको बता देता हूं केसेस जो होते हैं स्विच के अंदर, वहां पर 3 ही वैल्यू आप दे सकते हो, या तो इंटीजर हो सकती है, या कैर हो सकता है, या एनम हो सकता है। 3 ही चीज आप पास कर सकते हो केस के अंदर। अगर इनके अलावा कोई भी वैल्यू अगर आपने पास कर रखी है तो वो इनवैलिड होगा, मतलब कंपाइल टाइम एरर देगा। तो यहां पर आप देख रहे हो केस के अंदर क्या दिया हुआ है, एरे 0, एरे 1, एरे 2, ये इनवैलिड है, मतलब ये एरर देगा, कंपाइल टाइम पे ही ये एरर जनरेट कर देगा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, जो कि मैं बिल्कुल लेटेस्ट लेके आया हूं, गेट 2019, एक साल पहले ही हमारा गेट का क्वेश्चन हुआ था। वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैटिक के ऊपर एंड फॉर लूप के अंदर। तो कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है वो बहुत जरूरी है समझना, कैसे वैल्यू को रिटर्न कर रहा है वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का जो नंबर है सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये गेट 2019 के अंदर, मगर क्वेश्चन को इसने 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके आपको दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसकी एग्जीक्यूशन आपको समझनी है। देखिए क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, मेन पार्ट है कि आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। कंसेप्ट कोई भी आए, एग्जाम्पल कोई भी हो, आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। हमें कुछ नहीं देखना प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर हमेशा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। तो मेन फंक्शन के अंदर यहां पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर आपको मैं थोड़ा सा आइडिया बता दूं, फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट होते हैं जो कि सेमीकोलन से ब्रेक होता है। फर्स्ट पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट होता है कंडीशन, एंड द थर्ड वन होता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है जी, तो 3 पार्ट होते हैं हमारे, उसी तरह से हम एग्जीक्यूशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग में होता है, देन कंडीशन चेक होती है, एंड जब पूरा लूप चल जाता है उसके बाद यहां पर इंक्रीमेंट होता है। क्लियर? सो यहां पर देखिए कंडीशन में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है। ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पर एक फंक्शन दिया हुआ है इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। तो इनिशियलाइजेशन आर ऑफ दिस फंक्शन दिया हुआ है। अब फंक्शन की डेफिनेशन को ढूंढेंगे हम पूरे प्रोग्राम में। इसकी डेफिनेशन कहां दी हुई है, यहां पर आर फंक्शन। अब देखिए इसके अंदर जाएंगे हम, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है नम नाम से जिसकी वैल्यू है 7, और इसको इनिशियलाइज कर रखा है एज ए स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम वन टाइम डिक्लेयर करते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो बार बार यूज होता रहता है, मगर डिक्लेरेशन जो होगी वो वन टाइम होगी। ठीक है, मतलब इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग में, तो यहां पर नम नाम से एक वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है जिसकी वैल्यू इनिशियली क्या है, 7। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है जी। चलो उसके बाद यहां पर रिटर्न किया नम माइनस माइनस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसने पॉइंट दे दिया यहां पर, नम माइनस माइनस। ये क्या है, हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वैल्यू रिटर्न होगी देन डिक्रीमेंट होगा। तो यहां पर इसने कॉल किया था, इसकी वैल्यू जो रिटर्न होगी वो क्या रिटर्न होगी, इनिशियली नम की वैल्यू कितनी है, 7 यहां रिटर्न हो जाएगा, और देन रिटर्न होने के बाद ये डिक्रीमेंट करेगा। तो 7 यहां से हटके कितना आ जाएगा, 6। देखिए पहले वैल्यू रिटर्न हुई, उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ। क्लियर? अब आगे चलेगा, ये इस फंक्शन को देखेगा, ये पार्ट कौन सा है, कंडीशन पार्ट। अब कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक करने का मतलब है अगेन यहां पर फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को कॉल करेगा। अगेन नम की वैल्यू 7 नहीं होगी, ध्यान रखना, नम की वैल्यू जो एक बार इसने डिक्लेयर कर दी वही वैल्यू को ये पिक करेगा। तो नम की वैल्यू कितनी है यहां पर, 6। रिटर्न करेगा नम मतलब 6 यहां रिटर्न करेगा, देन डिक्रीमेंट होगा क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो
तो 6 से यहां पर क्या आ जाएगा 5। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी वे में, बस आपको एग्जीक्यूशन समझना है कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए 6 के बाद यहां पर क्या होगा, यहां होने के बाद यहां पर नहीं जाएगा क्योंकि ये इंक्रीमेंट पार्ट है, और इंक्रीमेंट पार्ट क्या होता है, पूरा लूप कंडीशन चेक होने के बाद एग्जीक्यूट होता है, और जब वापस जा रहा होता है तो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, फिर आर फंक्शन दिया हुआ है, अगेन इसको कॉल करेंगे हम, फिर नम वैल्यू होगी, नम वैल्यू एक बार डिक्लेयर हो चुकी है उसी को पिक करेंगे हम। तो नम वैल्यू कितनी है 5, रिटर्न 5, तो यहां पर वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी 5 रिटर्न हो जाएगी। अब नम माइनस माइनस कर रहा है, दैट मीन्स यहां पर 5 से क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। अब क्या होगा, जब लूप वापस जा रहा है तो ये आर फंक्शन कॉल होगा। आर फंक्शन मतलब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी आर फंक्शन दिया हुआ है, अगेन कॉल हुआ, तो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट था उसमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कितनी वैल्यू रिटर्न होगी 4 वैल्यू रिटर्न होगी यहां पर। ठीक है। अब 4 चेक होगा कंडीशन के साथ। अब देखिए इनिशियलाइजेशन हो चुका है, अब कंडीशन पे आएगा डायरेक्ट, तो यहां पर आया, तो यहां पर 6 ना हो गया, अब वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 4 चेक हुआ। ठीक है जी। ध्यान से समझना, यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट होने के बाद आर फंक्शन अगेन कॉल हुआ, कॉल होने के बाद वैल्यू देखिए यहां पर 4 के बाद 4 वैल्यू कहां पर आई थी, इंक्रीमेंट वाला पार्ट, इंक्रीमेंट वाला पार्ट ये है। ठीक है जी। इंक्रीमेंट वाला पार्ट आने के बाद वैल्यू डिक्रीमेंट भी होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, डिक्रीमेंट जरूर होगी। क्यों हुई, क्योंकि 4 के बाद यहां पर 4 वैल्यू तो ये रिटर्न कर दिया इसने, उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ, तो डिक्रीमेंट का मतलब है 4 से 3 हो गया। ठीक है जी। अब अगेन कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में क्या वैल्यू होगी, अगेन ये कॉल करेगा, फिर वैल्यू रिटर्न होगी, नम वैल्यू यहां पर रिटर्न हो जाएगी 3 वैल्यू रिटर्न हो गई। रिटर्न होने के बाद कंडीशन नॉन जीरो है, दैट मींस एग्जीक्यूट करेगा। 3 के बाद यहां पर डिक्रीमेंट होगा तो 2 आ जाएगा। क्लियर। 2 आने के बाद यहां पर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट आर मतलब इसको कॉल करेगा, कॉल करने के बाद यहां पर वैल्यू पहले रिटर्न करेगा, तो यहां वैल्यू क्या रिटर्न करेगा 2, पहले 5 हुआ था, अब क्या रिटर्न हुआ है 2। ठीक है जी। प्रिंट कर रहे हैं हम, पहले 5 रिटर्न हुआ था, अब वैल्यू रिटर्न हो गई 2 होने के बाद ये वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, क्योंकि रिटर्न करने के बाद हमेशा डिक्रीमेंट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। बस इसमें मेन पॉइंट यही है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, पहले नंबर वैल्यू रिटर्न होगी फिर डिक्रीमेंट होगा। अब उसके बाद 2 मेन पॉइंट है, फॉर लूप की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, दूसरा रिटर्न जो हो रहा है वो पहले रिटर्न हो रहा है फिर डिक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है। क्लियर। तो यहां पर ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, ये कॉल होने के बाद इंक्रीमेंट वाला कॉल होगा, इंक्रीमेंट में अगेन ये कॉल होगा, वैल्यू रिटर्न होगी, 4 की जगह अब क्या आ जाएगा 1, और 1 होने के बाद ये डिक्रीमेंट कर देगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में 3 की जगह अब क्या आ गया है, पहले रिटर्न करेगा 0, कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स होते ही आउट ऑफ द लूप। ठीक है। 0 से -1 हो जाएगा, 0 से ये -1 हो जाएगा क्योंकि ये तो रिटर्न करेगा ही करेगा, मगर यहां पर 0 आ चुका है, कंडीशन में 0 आ चुका है। 0 कंडीशन में आने का मतलब ही यही है कि यहां पर आउट ऑफ द लूप, तो वैल्यू फाइनली प्रिंटफ क्या कर रहा है 5-2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इसमें 2 मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं, 4 का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, दूसरा रिटर्न जब कर रहे हैं हम पहले रिटर्न हो रहा है देन डिक्रीमेंट हो रहा है, ये मेन फोकस आपको ध्यान रखना है। 2 ही मेन पॉइंट थे इसके अंदर, और स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो हमेशा फर्स्ट टाइम डिक्लेयर होता है, उसके बाद थ्रू आउट द प्रोग्राम, भले ही बॉडी खत्म हो जाए, मगर बॉडी का मतलब है ये वाला पार्ट खत्म हो गया था, स्कोप इसकी खत्म नहीं होती, थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी स्कोप रहती है बिकॉज ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है जी। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। बहुत मैंने अलग अलग क्वेश्चंस का वेरिएशंस की सीरीज यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं मैं। सी लैंग्वेज की हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है, 10-10 क्वेश्चन की 5 वीडियो हमने बनाई है। जिसने अगर वो वीडियो नहीं सुनी है तो प्लीज उसको सुन ले, और होपफुली आपको समझ में आया है। कोई भी अगर डाउट है तो कहीं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और भी बच्चों को नॉलेज दें, उनकी भी हेल्प होगी वीडियो को सुनने में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।